वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आपका जेकेपीएसआई का एग्जाम जो है वो होने वाला है और आपके सिलेबस से गो थ्रू करते टाइम मैंने ये देखा कि आपका जो एग्जाम है जो कि टोटल 200 मार्क्स का होने वाला है, उसमें एक कंपोनेंट है जनरल अवेयरनेस, जो कि 20 क्वेश्चन जिसमें से पूछे जाएंगे, जो कि होंगे 40 मार्क्स के। अब जब हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो जनरली आप पढ़ते हैं, बाकी एग्जाम्स में भी आपने पढ़े हैं। बट एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा टॉपिक है इसमें जो आपने प्रीवियसली जीकेएसएसबी के किसी भी एग्जाम में नहीं देखा होगा, एंड दैट इज साइंटिफिक रिसर्च। जब हम साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये साइंस नहीं है, ये जनरल साइंस नहीं है। जनरल साइंस क्योंकि अलग से मेंशन किया गया है। सो साइंटिफिक रिसर्च जो है वो जनरल साइंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये अलग से है, ये सेपरेट है। तो आपको इसको अलग से पढ़ना है। क्वेश्चन आता है कि हमें साइंटिफिक रिसर्च में पढ़ना क्या है। देखिए, जो भी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी न्यू हो रही हैं, न्यूज में रहती हैं, इसमें आप ध्यान रखिए कि करंट ही आएगा। ठीक है, करंट के साथ ही रखना है। करंट में जो चीजें न्यूज में रह रही हैं, अगर वो पहले वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है तो आपने उसे भी पढ़ना है। ठीक है, जैसे अगर हम मिसाइल की बात करते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल की बात करते हैं, तो वो बहुत पहले बन चुकी है, बट रिसेंटली अगर न्यूज में रही है तो आपको उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो उसी तरह से आपको किस किस कैटेगरी में ये पढ़ना है। सबसे पहले आ जाएगा आपका डिफेंस। ठीक है, डिफेंस में आपको पढ़ना है, कोई भी रिसर्च हो रही है, नई मिसाइल आ रही है, कोई नया आर्म्स एमिनिशन है, वो सब आपको देखना है। फिर आता है आपका स्पेस, स्पेस टेक्नोलॉजी आ गया आपका। देन आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ गया। 5G टेक्नोलॉजी है, 4G है, 6G है, इसमें हम वोल्ट की बात करते हैं, LTE की बात करते हैं, इस पे क्वेश्चंस हो सकते हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करें, न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करें, ये भी इसमें आ जाएगा। AI की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी इसमें आएगा। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, मेडिसिन में, वैक्सीन में, टेस्ट में कुछ नया जो है रिसर्च हुआ है, कुछ नई चीजें आई हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। सो कुल मिला के ये जो सभी टॉपिक्स हैं, जो इनसे रिलेटेड कोई भी नई रिसर्च हुई है, वो आपको जो है प्रिपेयर करनी है और उसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम कैसे करेंगे इसे? अब देखिए, अगर आपका एग्जाम, अभी हम अप्रैल में है, सो आपका एग्जाम जो अभी तक तो डेट आई नहीं है, तो मे बी मई तक हो, ठीक है, मई हो या जून हो। तो जब भी एग्जाम होता है उसके 1 महीने पहले तक का आपको कंप्लीट जो रिसर्च का है वो आपको पता होना चाहिए, जो भी न्यूज में रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे जनवरी 2024 से, और अभी तक हम लेके चलते हैं कि मई में एग्जाम हो, तो अप्रैल तक का हम सारा का सारा जो भी करंट में रिसर्च रहा है वो हम करेंगे। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में हो, स्पेस में हो, डिफेंस में हो, उन सबको करेंगे। और मैं आपको ये करवाऊंगी इन द फॉर्म ऑफ MCQs। ठीक है, MCQs की फॉर्म में हम ये करेंगे। MCQs की फॉर्म में इसीलिए ताकि हमारा टाइम कम कंज्यूम हो। हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद उसमें जो भी डिटेल होगी जिसमें से फर्दर क्वेश्चन बन सकता है उसे भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मंथ वाइज चलेंगे। किसी मंथ में कम है तो 2 मंथ्स को क्लब करके भी चलेंगे। तो मोस्टली आपका 11 to 12 लेक्चर्स में आपका ये जो साइंटिफिक रिसर्च है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2024 के। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन सादा तंसीक। सादा तंसीक पूछ रहे हैं, तो पहले आपको पता होना चाहिए भाई सादा तंसीक है क्या। तो ये एक एक्सरसाइज है, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। एक्सरसाइजेस होती रहती है अलग अलग कंट्रीज के बीच में, नेवी की होती हैं, आर्मी की होती हैं, जिसमें वो एक दूसरे की एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस उन सबको शेयर करते हैं। तो सादा तंसीक, अगर आप क्वेश्चन को पढ़े, कभी कभी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, तो सा, ठीक है, एक जो है कंट्री के नाम से लिया गया है, और दा जो है दूसरी कंट्री। इंडिया का है DA, और सा किसका होगा? ऑप्शंस में से देखें, सा तो सिर्फ एक ही में आ रहा है, दैट इज सऊदी। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया का सा और इंडिया का DA, और इसको मिलाकर बना सादा तंसीक। डिटेल पढ़ते हैं। तो सादा तंसीक जो है पहली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में। इसका इनॉग्रेशन हुआ था बीकानेर, राजस्थान में, और इसमें बात की गई थी कि मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट जो है वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट। पार्टिसिपेंट्स, जैसे मैंने बताया आपको, डिफरेंट डिफेंस पर्संस के बीच में होती है। तो ये है इंडियन आर्मी और जो सऊदी अरेबिया के हैं रॉयल सऊदी लैंड फोर्स, उनके बीच में ये एक्सरसाइज हुई। क्लियर? तो हमारे लिए क्या पॉइंट बन गया? सादा है क्या? इंडिया और सऊदी के बीच में। ठीक है, और किन के बीच में? आर्मी के बीच में।
ठीक है, पहला है, फर्स्ट है, इससे पहले कोई नहीं हुआ है। हुआ कहाँ है? राजस्थान में। बस दिस यू नीड टू रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 75 है, फिर 75-1, आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना क्या सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि इट इज अ फॉलो अप ऑफ प्रोजेक्ट 75, ये बिल्कुल सही है, जो पहले प्रोजेक्ट 75 आया और उस देन कम्स द प्रोजेक्ट 75-1, तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2, अंडर इट सबमरीन्स विल बी इक्विप्ड विद इलेक्ट्रिकल बैटरीज टू पावर देम। तो इसमें कहा गया है कि ये जो प्रोजेक्ट 75-1 है, इसमें क्या किया जाएगा कि जो सबमरीन्स है इंडियन नेवी की, उसमें इलेक्ट्रिकल बैटरीज डाली जाएंगी उनको पावर करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ऑप्शन नंबर 1 इज ओनली करेक्ट, सेकंड जो है वो सही नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 की बात करें तो हाँ, प्रोजेक्ट 75-1 जो है वो प्रोजेक्ट 75 का ही सक्सेसर है। इससे पहले प्रोजेक्ट 75 आया था, उसी के बाद आया है प्रोजेक्ट 75-1, जिसका मकसद क्या है? सबमरीन्स में नई नई टेक्नोलॉजी को लाना। ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारी जो अर्लियर सबमरीन्स थी, उसमें जो इलेक्ट्रिकल बैटरीज हुआ करती थी, उन्हें हर 48 घंटों के बाद ना रिचार्ज करना पड़ता था, जिसके लिए सबमरीन्स को, आप सब जानते हैं कि सबमरीन्स कहाँ होती है? समुद्र के तल पे होती है। तो उन के अंदर इलेक्ट्रिक बैटरीज होती थी, तो उनको रिचार्ज करने के लिए हर 48 घंटे में उनको ऊपर आना पड़ता था, सतह पे आना पड़ता था। तो अब इसी को रिप्लेस किया जा रहा है नई टेक्नोलॉजी के साथ, और वो टेक्नोलॉजी क्या है? दिस इज एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। ठीक है, तो जो जिससे क्या होगा कि वो जो सबमरीन्स है वो काफी देर तक पानी के अंदर रह पाएंगी, उनका टाइम पीरियड जो है वो 2 हफ्तों तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल बैटरीज लाई जाएंगी, वो ऑलरेडी हैं। ठीक है, उस टेक्नोलॉजी को चेंज किया जा रहा है। ठीक है, ताकि वो पानी के अंदर ज्यादा, क्योंकि उनका ड्यूरेशन जितना ज्यादा लंबा किया जाएगा उतना ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो प्रोजेक्ट 75 किससे रिलेटेड है? सबमरीन से रिलेटेड है, उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी को इक्विप्ड करना सबमरीन्स में, उससे रिलेटेड है। थर्ड, ऑपरेशन सर्वशक्ति के बारे में है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? कहती है कि इट इज एन एंटी टेरर कैंपेन लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी इन जम्मू एंड कश्मीर पीर पंजाल रीजन। तो ये कह रहे हैं कि ये एक एंटी टेरर कैंपेन है जो जम्मू एंड कश्मीर आर्मी द्वारा लॉन्च किया गया पीर पंजाल रीजन में, बिल्कुल सही है। The operation is reminiscent of Operation सर्वविनाश which was launched in 2003, ये भी बिल्कुल सही है। 2003 ऑपरेशन सर्वविनाश लाया गया था, मकसद वही था, टेररिस्ट को, पीर पंजाल रीजन अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा पहाड़ियां, जंगल वहां देखने को मिलता है, और वहां पर बहुत ज्यादा टेररिस्ट आउटफिट्स भी होते हैं, टेररिस्ट जो है वहां पे पाए जाते हैं, तो जिसकी वजह से उनको उस रीजन को, वहां से टेररिस्ट को टोटल एलिमिनेट करने के लिए इस कैंपेन को लाया गया था। सो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। ठीक है, सो डिटेल आप देख सकते हैं, इसमें आपको याद क्या रखना है? ऑपरेशन सर्वशक्ति किसने लॉन्च किया? ठीक है, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया। कहां किया? जम्मू एंड कश्मीर के पीर पंजाल रीजन में किया। मकसद क्या था? टेररिज्म को जो है टोटली एलिमिनेट करना पुंछ और राजौरी रीजन में से। ठीक है, पुंछ और राजौरी रीजन में से, और ये ऑपरेशन सर्वविनाश का ही एक तरह से उसी की लाइंस पे इसे लॉन्च किया गया है। विजय राघवन कमेटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, ये पर्टिकुलर जो कमेटी है ये किससे रिलेटेड है? रिव्यू फंक्शन ऑफ डीआरडीओ की फंक्शनिंग को रिव्यू करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिफॉर्म करने के लिए, डिफेंस एक्सपोर्ट को स्पीड अप करने के लिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर एलओसी के अराउंड, इंडिया चाइना बॉर्डर के अराउंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है उसे रिव्यू करने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ जो है उसकी फंक्शनिंग को रिव्यू करने के लिए इस पर्टिकुलर कमेटी को जो है वो बिठाया गया था। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट है द एक्सरसाइज खंजर रिसेंटली सीन इन द न्यूज। अब अगेन एक एक्सरसाइज से रिलेटेड है, मैंने आपको बताया जो भी इंपॉर्टेंट डिफेंस साइंटिफिक रिसर्च में, जो भी डिफेंस की कैटेगरी में रिसर्च होती है या कोई मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो खंजर जो एक्सरसाइज है वो किन के बीच में होती है? अब आप बोलेंगे इसमें साइंटिफिक रिसर्च कैसे है? क्योंकि जो भी एक्सरसाइजेस होती है ना, उसमें एक दूसरे की जो एक्सपर्टीज होती है, जो टेक्नोलॉजी होती है, उसे भी एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, तो किस किस के बीच में है? उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान या किर्गिस्तान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज किर्गिस्तान। ठीक है, इसे और डिटेल में आप यहां से पढ़ सकते हैं। स्टेटमेंट एक्सरसाइज खंजर ये एक एनुअल इवेंट है, हर साल होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच में, जिसमें बेस्ट एक्सपर्टीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो है शेयर किया जाता है।
रिसेंटली इंडिया हैड द मेरिन बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, तो मैरीटाइम बायलेटरल मैरीटाइम, ठीक है, मैरीटाइम है, समुद्र की एक्सरसाइज है, नाम है एक्स अयुध्या। ये आपको बताना है भारत और किस कंट्री के बीच में हुई है, भारत और अजरबैजान, थाईलैंड, मलेशिया या शेषचल। सो दैट वाज बिटवीन भारत एंड थाईलैंड, अयुध्या, ठीक है। भारत की कंट्री अयोध्या और थाईलैंड की कंट्री अयुध्या, दोनों की नेवी के बीच में मैरीटाइम है, ये भी आप ध्यान रखें, मैरीटाइम है। तो इंडियन नेवी और रॉयल हाई नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज हुई 20 से 23 दिसंबर 2023 के बीच में, ठीक है। और अयोध्या जो नाम है वो दोनों की दो सिटीज के बेस पे रखा गया है, भारत की अयोध्या और थाईलैंड की अयोध्या। और इट इज अ पार्ट ऑफ भारत का एक इनिशिएटिव है दैट इज सागर, जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, उस इनिशिएटिव के पार्ट के अंदर ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। विथ रेफरेंस टू ई इंक डिस्प्ले, सो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड अगेन क्वेश्चन एक है, ई इंक डिस्प्ले से रिलेटेड आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बतानी है कौन सी सही है। ई इंक डिस्प्लेज आर अ स्पेशल टाइप ऑफ स्क्रीन टेक्नोलॉजी ऑफ यूज्ड इन ई रीडर लाइक अमेजॉन किंडल, तो ये एकदम सही है। ये जो ई इंक डिस्प्लेज होती है ना, ये एक स्पेशल टाइप की स्क्रीन होती है ताकि आपकी आंखों को जो है साइड इफेक्ट ना हो, क्योंकि आजकल आप देखते हैं ऑनलाइन बुक्स होती हैं, किंडल वगैरह में आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आपको हार्ड बुक की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप ऑनलाइन बुक्स को रीड कर सकते हैं, अब जिससे क्या है आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। सो आपकी आंखों को वो बैड इफेक्ट ना करे, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है डेवलप की गई है, जो कि ई रीडर्स जो है इस्तेमाल करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि ये जो है पर्टिकुलर ई इंक डिस्प्ले, ये कैसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है कि यहाँ पे एक बैकलाइट यूज की जाती है जो कि रिफ्लेक्ट करती है लाइट को, जिससे कि आपको पढ़ना लंबे लंबे टाइम तक आप इजीली जो है स्क्रीन पे पढ़ सके, आपकी आंखें थके ना, ठीक है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। दे यूज अ बैकलाइट टू रिफ्लेक्ट लाइट मेकिंग देम इजियर टू द आईज फॉर लॉन्ग रीडिंग सेशन। तो दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। ओके सॉरी, स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ये जो है दे यूज बैकलाइट टू रिफ्लेक्ट लाइट, दिस इज करेक्ट फॉर द एलसीडीज और एलईडीज, ठीक है। ये हम अभी एक्सप्लेन में पढ़ते हैं। ओके, स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सही है। ई इंक डिस्प्लेस जो हैं ये कौन सी कैटेगरीज में आती है, जो किंडल वगैरह में आप ऑनलाइन बुक्स पढ़ते हैं वहां पे जो डिस्प्ले यूज की जाती है दैट इज ई इंक डिस्प्लेस, क्लियर। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये डेवलप की गई थी 1990 में, ठीक है, 1990 में डेवलप की गई थी। दूसरी स्टेटमेंट जो है कि जिसमें ये कह रहे हैं कि वो एक बैकलाइट का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करे और आप इजीली देख पाए, वो स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि ई इंक जो है वो बैकलाइट का इस्तेमाल नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ उनपे जो लाइट पड़ती है उसे रिफ्लेक्ट करते हैं। ये जो अपनी बैकलाइट जो है वो एलसीडी और एलईडीज में होती है, ठीक है। बैकलाइट, अपनी बैकलाइट जिसको फिर जहां पे अगर हम स्टेटमेंट देखें, दे यूज बैकलाइट टू रिफ्लेक्ट लाइट, ठीक है, वो अपनी लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो ऊपर लाइट पड़ रही है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए। ये जो टेक्नोलॉजी है ये एलसीडी और एलईडी में है। ई इंक डिस्प्लेस में ऐसा नहीं होता, ई इंक डिस्प्लेस में अपनी कोई लाइट नहीं होती, दे जस्ट रिफ्लेक्ट द लाइट, जो लाइट उन पे पड़ती है वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे कि आपको जस्ट जिस तरह से पेपर है ना, आपको सिर्फ पेपर का ही, जैसे आप पेपर को पढ़ने में जितना स्ट्रेस आपको लगता है बस वैसा ही फील ये देते हैं। अपनी कोई लाइट नहीं है, क्योंकि अपनी लाइट आती है तो आप देखेंगे जैसे आप फोन को देखते हैं तो स्क्रीन की अपनी एक लाइट है जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है और आंखों के लिए भी इफेक्ट होता है। बट ई इंक डिस्प्लेस में ऐसा नहीं है, जो लाइट उस पर पड़ रही है जस्ट वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, जिससे आपको सूदिंग इफेक्ट पड़ता है और आप लंबे समय तक रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ENDS। ENDS क्या है ये आपको बताना है। ENDS की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ENDS क्या है, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम, और इसकी फुल फॉर्म से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या है। ऑप्शंस देखते हैं, और रेडियो एक्टिव ट्रीटमेंट डिजाइन टू ट्रीट कैंसर, एन ऑल्टरनेटिव डिजाइन टू सिमुलेट द एक्ट ऑफ स्मोकिंग टोबैको, और नैनोबॉट यूज टू डिलीवर की ड्रग्स इन द बॉडी, एंड ई फ्यूल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ये एक ऑल्टरनेटिव है जिसे डिजाइन किया गया है टोबैको स्मोकिंग को साइमुलेट करने के लिए, जिसे वेप भी कहते हैं, वेपिंग करना है ना, इलेक्ट्रॉनिक टोबैको। तो इसमें एक तरह का आप एक तरह से हीटिंग एलिमेंट होता है, जब वो हीट होता है तो इसके अंदर एक लिक्विड है जैसे निकोटीन, उसे जो है वेपराइज करता है, उसको वेपर्स में कन्वर्ट करता है और उन वेपर्स को इनहेल किया जाता है। इट इज जस्ट सिमिलर टू स्मोकिंग बट एन इलेक्ट्रॉनिक स्मोकिंग, है ना, उस तरह का है ये। एंड्स क्लियर। सो एंड्स जिसको और अलग नामों से जाना जाता है जैसे ई सिगरेट्स, वेप्स, ई हुक्का, दीज कम्स अंडर द एंड्स।
ठीक है, फंक्शन क्या है ये मैंने आपको बता दिया। एक हीटिंग एलिमेंट होता है जो कि एक लिक्विड को, जो कि निकोटीन का होगा या फ्लेवरिंग एजेंट्स होगा, उनको वेपराइज करेगा और उसको इनहेल और एक्सहेल करना ही कॉल्ड वेपिंग। द थ्री ड्रग रिजीम, तो एक रिजीम जो है, तीन ड्रग्स की रिजीम, थ्री ड्रग्स का जो कॉम्बिनेशन है वो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किया गया। तीन ड्रग कौन कौन से हैं? डैप्सोन, रिफेम्पसिन एंड क्लोफाजमीन। आपको बताना है ये किस डिजीज के लिए है? लेप्रेसी, ट्यूबरक्लोसिस, एचआईवी एड्स या नन ऑफ द अबव। तो ये जो तीन ड्रग की रिजीम है ना, दैट वाज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज फॉर लेप्रेसी। ठीक है, लेप्रेसी को टोटली एलिमिनेट करना एटलीस्ट एट सब नेशनल लेवल बाय 2027। उसके लिए इन तीन ड्रग्स का जो कॉम्बिनेशन है उसे लाया गया है। WHO द्वारा तो ये ऑलरेडी रेकमेंड कर दिया गया था 2015 में, पर भारत द्वारा अभी किया गया है। और इन तीनों ड्रग्स के कॉम्बिनेशन को कहा जाएगा MDT, दैट इज मल्टी ड्रग थेरेपी। जब आप तीन से ज्यादा ड्रग्स या दो से ज्यादा ड्रग्स का कॉम्बिनेशन एक ही साथ यूज करते हैं किसी एक डिजीज को ट्रीट करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी। RTS एंड R21 वैक्सीन, तो ये वैक्सीन है न्यूली डेवलप हुई है। आपको बताना है ये किस डिजीज के लिए हुई है? RTS, R21, HIV एड्स, निमोनिया, टाइफाइड या मलेरिया। सो दैट इज फॉर मलेरिया। ये जो वैक्सीन है, आप देखेंगे कि न्यूज में अक्सर रहता है जब भी कभी गर्मियों का सीजन आता है तो मलेरिया के इंसिडेंट्स बहुत रहते हैं। हमारा देश काफी देर से कोशिश कर रहा है मलेरिया को एलिमिनेट करने की, बट वो नहीं हो पा रहा है। उसी के लिए तीन वैक्सीन जो है वो डेवलप की गई है, दैट इज कॉल्ड एंटी मलेरियल वैक्सीन। मलेरिया की अगर हम बात करें तो मलेरिया जो है वो कॉज होता है बाय अ पैरासाइट। ठीक है, और जस्ट अ सेकंड, यस, बाय अ पैरासाइट जिसका नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। और इसके वेक्टर की अगर हम बात करें, वेक्टर कौन होता है? जो उस पर्टिकुलर एजेंट को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह, है ना। तो वो कौन है? वो मॉस्किटो है। मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो है, जिसको एनोफिलस कहते हैं। के साथ चिपक के ये जो प्लाज्मोडियम है, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में जाता है। तो इसी को मलेरिया के लिए ही वैक्सीन डेवलप की गई है। दीज आर द एंटी मलेरिया वैक्सीन, RTS-SAS। एम्पीबा इफेक्ट कॉट साइंटिस्ट अटेंशन रिसेंटली। एम्पीबा क्या है ये आपको बताना है। सिंपल वेज ऑफ कैलकुलेटिंग बेसिक multiplication and square root. Hot water can freeze faster than cold water in similar condition. The organism best adapted to the environment are more likely to reproduce. Involve scattering of light by molecules of gases, liquids or solid. एम्पीबा जो इफेक्ट है, इसका क्या मतलब है? एम्पीबा का मतलब होता है कि अगर हम कंडीशन, फिजिकल कंडीशन को सेम रखें तो गर्म पानी जो है वो ठंडे पानी से जल्दी जम जाता है। दैट इज कॉल्ड एम्पीबा इफेक्ट, जो कि बहुत पहले इस फिनोमिना पे जो अटेंशन है वो बहुत पहले लाया गया था इन 1969। ठीक है, तो इसी को कहते हैं एम्पीबा। ठीक है, एम्पिम्बा, कि आपका जो गर्म पानी है वो जल्दी जम जाएगा एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर अंडर द सेम कंडीशन। नेक्स्ट इज AIGA, ऑल इंडिया गवर्नेंस अलायंस। ये किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च की गई है, जिसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर ये अलायंस है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 2023 में इस अलायंस को जो है लॉन्च किया गया बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। स्टेक होल्डर की बात करें तो इंडस्ट्रीज लीडर्स हो गए, गवर्नमेंट्स हो गए, अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो गए, सिविल सोसाइटी हो गई, ये सब जो हैं ये पार्टिसिपेट करेंगे। और मकसद क्या है? ताकि जो AI सिस्टम है, आप जानते हैं कि आने वाला टाइम जो होगा, आने वाला युग जो होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ही होगा। इससे अनटच नहीं रहा जा सकता, बट इसे और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इस इनिशिएटिव को या इस अलायंस की कहें वो लाया गया है। ओके, नेक्स्ट इज स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, स्लिम। ये एक मिशन है जो लॉन्च किया गया, किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? नाम है स्लिम। यस, स्पेस से रिलेटेड, स्पेस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो किस से लॉन्च किया गया? इंडिया, जापान, USA या चाइना? सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर जापान। ठीक है, बी, जापान, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो जापान रिसेंटली बन गई है 5वीं कंट्री जिसने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है मून की एक्सप्लोरेशन के लिए। और 5th कंट्री किसके बाद है ये? पहली थी US, फिर थी सोवियत यूनियन, देन चाइना एंड देन इंडिया। तो याद रखिएगा कि भारत ऑलरेडी मून पे सॉफ्ट लैंड कर चुका है और भारत के साथ अब टोटल 4 और कंट्रीज हैं। टोटल देयर आर 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड व्हिच हैज ऑलरेडी सॉफ्ट लैंडेड ऑन द लूनर। ठीक है, ऑन द मून। और जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है
जापान द्वारा, दैट इज स्लिम स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। With reference to quantum technology, consider the following statement. तो quantum technology पे based आप पे दो क्वेश्चंस पूछे गए, आपको बताना है दो स्टेटमेंट है कौन सी सही है। It uses the principle of quantum mechanics. पूछ रहे हैं कि क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, तो ये एकदम सही है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी होगी, वो मटेरियल्स को, एलिमेंट्स को स्टडी करती है एट अ नैनो स्केल, 10⁻⁻⁹ के स्केल पर वो उन्हें स्टडी करती है। उसी तरह से जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स है वो क्वांटम स्केल पे जो है आप जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग साइज पे, अलग अलग आप एक तरह से कहें लेवल पे अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज को जो है वो डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो नॉर्मली जो क्वांटम लेवल पर ना एट द सब एटॉमिक लेवल, अगर हम मोर इजियर वे में से समझने की कोशिश करें, जब हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि इतने स्केल पे, जब उसका साइज 10⁻⁻⁹ है ना, तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है कि जब वो उन एटम्स को स्टडी कर रहा है एट अ सब एटॉमिक लेवल, ठीक है, एटम से भी नीचे इतने छोटे साइज पे जब उनको स्टडी करते हैं तो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है ना वो बिल्कुल अलग हो जाती है। जो रोजमर्रा की लाइफ में आप अपने आसपास एलिमेंट्स मैटर्स देख पा रहे हैं, जो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं एट अ सब एटॉमिक लेवल। तो जब आप सब एटॉमिक लेवल पे उन्हें स्टडी करते हैं उसे क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, और दैट इज रिलेटेड टू क्वांटम टेक्नोलॉजी। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है स्टेटमेंट, इट यूजेस क्वांटम मैकेनिक्स सच एज सुपरपोजिशन एंड एंटेंजलमेंट। ये भी एकदम सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। क्वांटम टेक्नोलॉजी क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है, और क्वांटम मैकेनिज्म पे बहुत सारे प्रोसेस आती हैं, बहुत सारे फीचर्स आते हैं, जैसे सुपरपोजिशन एंड एंटेंजलमेंट। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या हो गया, सब एटॉमिक लेवल पे जब आप एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती है, और उसी को क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम टेक्नोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट इज इंडिया फर्स्ट ग्राफीन सेंटर, इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कौन सी स्टेट में भारत का पहला ग्राफीन सेंटर जो है वो एस्टैब्लिश किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केरला। केरला में जो है वो पहला भारत का ग्राफीन सेंटर एस्टैब्लिश किया गया है, और केरला में भी कहा, केरला के विलेज कोच्चि में। ठीक है, और किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड यूनियन गवर्नमेंट ऑफ केरला। नेक्स्ट इज एलईडी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। ये बहुत पहले की टेक्नोलॉजी है बट फिर भी न्यूज में रहती है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यू नीड टू नो अबाउट इट ऑल्सो। तो पहला स्टेटमेंट कहता है एलईडी हैव लोअर एनर्जी एफिशिएंसी देन फ्लोरेसेंट लैंप। तो ये तो बिल्कुल गलत है। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करते हैं तो यू नो कि हम कोशिश करते हैं कि एफिशिएंसी बढ़े, एनर्जी बढ़े, लेकिन कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाए। तो एलईडी जो है लोअर एनर्जी नहीं है, उसकी ज्यादा है फ्लोरेसेंट से। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि इट हैज अ लॉन्गर लाइफ स्पैन देन फ्लोरेसेंट लैंप। तो ये बिल्कुल सही है, तो सही आंसर आ जाएगा हमारा 2 ओनली। ठीक है, 1 गलत है, 2 सही है। सो अगर हम इसकी लाइफ की बात करें तो 25,000 घंटे तक ये काम कर सकता है। लाइफ स्पैन इसकी बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है रिड्यूस होता है। ठीक है, कंपैरेटिवली टू द फ्लोरेसेंट लाइट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, टीएमटी प्रोजेक्ट। टीएमटी प्रोजेक्ट जो है आपको बताना है किन कंट्रीज का ज्वाइंट कोलैबोरेशन है। ये 30 मीटर टेलीस्कोप है, एक लॉन्ग टेलीस्कोप है, जिससे कि आप स्पेस में एक्सप्लोर कर सकते हैं, स्पेस में मल्टीपल स्ट्रक्चर्स को जो है स्टडी कर सकते हैं डिटेल में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूएस, जापान, चाइना, कनाडा एंड इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का ध्यान रखना कि इंडिया भी इसका पार्ट है, और भारत इसका पार्ट जो है 2014 में बना था इस टीएमटी का, दैट इज 30 मीटर टेलीस्कोप का। और ये जो टेलीस्कोप है ये 30 मीटर डायमीटर है इसका, और स्पेस एक्सप्लोरेशन, डीप स्पेस स्टडी के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। विद रेफरेंस टू पॉलीग्राफ टेस्ट, ठीक है, पॉलीग्राफ टेस्ट से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सी सही है। इट इज अ लाइट डिटेक्टर, एक्सक्यूज मी, इट इज अ लाइट डिटेक्टर टेस्ट बेस्ड ऑन द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्सन। तो ये एकदम सही है, लाइट डिटेक्टर टेस्ट को ही पॉलीग्राफ टेस्ट कहा जाता है। नॉर्मली जब पर्सन झूठ बोलता है तो उसके बॉडी के फंक्शन जो है, बीपी, पल्स रेट, स्वेटिंग, ये सब चेंज हो जाता है, और उसी को रिकॉर्ड करके आइडेंटिफाई किया जाता है कि पर्सन सही बोल रहा है कि गलत। सेकंड स्टेटमेंट कहती है द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट कैन नॉट बी कंसीडर्ड टू बी कन्फेशन। तो ये भी बिल्कुल सही है। हाईकोर्ट की एक
आई थिंक कोर्ट की एक जजमेंट रही है जिसमें कोर्ट ने ये कहा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट का जो फाइंडिंग होगी वो कन्फेशन की तरह कंसीडर नहीं की जाएंगी। तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है? आपका लाई डिटेक्टर टेस्ट है। इसमें जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, स्वेटिंग, ये सब चेंज हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट रही है सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये कन्फेशन की तरह इसे ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो आपको ध्यान रखना है पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है, एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और दूसरा ये कि ये कन्फेशन की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। दिस 2 points you need to remember. नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू आदित्य L1 मिशन। अगेन स्पेस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। आदित्य L1 मिशन के बेस पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है सही कौन सा है। द स्पेस क्राफ्ट विल एंटर द कोरोना ऑफ द सन। आदित्य की जब हम बात करते हैं तो आदित्य किसे कहा जाता है? सन को भी कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द अगर आपने पढ़े होंगे तो हिंदी में आदित्य भी कहा जाता है सन को। ठीक है, तो यहीं से क्लियर हो जाता है आदित्य मिशन किसके लिए है? सन की स्टडी के लिए। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि वो सन के अंदर एंटर करेगा उसे स्टडी करने के लिए। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है ना, वो तो जल जाएगा। ये दूर से ही कोरोना में एंटर नहीं करेगा सन के, दूर से ही एक पॉइंट है दैट इज L1 पॉइंट। अगर मैं आपको शो करूं, यहाँ पर अगर मून है और हियर इज अवर अर्थ, ठीक है, तो इनके बीच में यहां पे आता है आपका L1, हियर इज L2, फिर आपका L3 और L4 एंड L5, ये 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट है L1, यहां पे रहेगा आदित्य मिशन और स्टडी करेगा। सॉरी, ये मून नहीं है, ये सन है, ये सन है, ऐसे ओके। यहाँ पे रह के ये स्टडी करेगा, लरांज पॉइंट इसे कहते हैं, सन को। सन में जो बहुत सारे फ्लेयर्स उग रहे हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट पे भी बहुत इंपैक्ट है, तो उसे स्टडी करेगा। सेकंड कहते हैं इट कैरीज द सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप टू फोकस अपॉन द फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर। ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 ओनली। ठीक है, सो सोलर मिशन विल नॉट सी द स्पेसक्राफ्ट एक्चुअली गो टू द सन। वो स्पेसक्राफ्ट जो है एक्चुअल सन में नहीं जाएगा, जबकि वो एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो है क्रिएट करेगा। कहां पर करेगा? लरांज 1 पॉइंट में। और लरांज 1 पॉइंट मैंने आपको बताया सन और अर्थ के बीच में है, ठीक है, उनके मिड में है। तो लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें इस मिशन की, तो 5 साल तक ही काम करेगा। और जो भी मेजर फीचर्स हैं जैसे कोरोनल हीटिंग के बारे में, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर, इन सबको स्टडी करेगा। ठीक है, और इसमें 7 पेलोड्स जो हैं वो भी होंगे। ओके, सो आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यस, ओके, सो क्वेश्चन है आपका विद रेफरेंस टू रेडियो कार्बन डेटिंग। तो रेडियो कार्बन डेटिंग पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं आपसे 2 स्टेटमेंट, आपको बतानी है सही क्या है। मैंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसीलिए लाए हैं ताकि आपको एक कंसेप्ट की डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपको फिर वो कहीं और से ना पढ़ना पड़े। तो रेडियो कार्बन डेटिंग के बारे में पूछ रहे हैं। इट इज अ साइंटिफिक मेथड दैट कैन एक्यूरेटली डिटरमाइन द एज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। तो बिल्कुल सही है। कार्बन डेटिंग क्या होता है? ड्यूरिंग अ लाइफ स्पैन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है कार्बन आइसोटोप को लेता है, और जैसे ही उसकी डेथ हो जाती है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आइसोटोप जो है उसकी बॉडी से रिलीज होने लगता है। और जब वो रिलीज होता है, कितना टाइम हो गया उस डेथ को और उस रेमिनेंट्स को, कितना अमाउंट ऑफ कार्बन रिलीज हो गया है, लॉस हो गया है, उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है कि कितनी एज है। तो पहला तो बिल्कुल सही है। साइंटिस्ट एस्टिमेट द एज बाय मेजरिंग द कॉस्मिक रेज ऑब्जर्व्ड बाय डेड ऑर्गेनिज्म। तो ये तो बिल्कुल गलत है। आइसोटोप ऑफ कार्बन है यहाँ पे, उसकी हो रही कॉस्मिक रेज कितनी ऑब्जर्व की, उसके बेसिस पे एज का पता नहीं लगाया जा रहा। सो ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पढ़ते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है? कार्बन 14 डेटिंग is a scientific method that can accurately determine the age of organic material. It was developed in late 1940 by Willard Libby. The technique is based on the decay of the carbon 14 isotope. जैसे मैंने आपको बताया, during the time period carbon 14 isotope को absorb किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा। जब वो मर जाते हैं तो उसके बाद ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये रिलीज होता रहता है। तो कितना अमाउंट रह गया है उससे डिपेंड किया जाता है, उससे डिटरमाइन किया जाता है कि कितना एज है फॉसिल की। स्टेटमेंट 2 is not correct. It starts with the cosmic rays, subatomic particles of matter that continuously rain upon Earth from all direction. तो दूसरी स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि cosmic rays पे बेस नहीं है। When cosmic rays reach Earth upper atmosphere, physical and chemical interaction from the radioactive isotope carbon 14 occur. Living organism absorb this carbon 14 into their tissue. ठीक है, तो cosmic rays को absorb नहीं कर रहे हैं। cosmic rays जो है carbon 14 के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। cosmic rays को डायरेक्टली absorb नहीं कर रहे हैं। absorb किसको कर रहे हैं? carbon 14 आइसोटोप को कर रहे हैं। Once they die, absorption stop and the carbon 14 begins very slowly to change into other atoms at a predictable rate. वो किस रेट पे चेंज होता है ये आइडेंटिफाइड है, ये पता है, और उसी बेसिस पे एज को डिटरमाइन किया जाता है।
क्लियर हो गया? तो कॉस्मिक रेज का काम कहाँ है? कार्बन 14 के साथ रिएक्ट करने में, जो जिसके चलते फिर कार्बन 14 एब्सॉर्ब होता है ऑर्गेनिक मैटर्स में। क्लियर हो गया? व्हाट इज कार्बन डेटिंग? रेडियो कार्बन डेटिंग। तो दैट वाज इट फॉर टुडे सेशन। आज हमने साइंटिफिक रिसर्च जो कि जनवरी 2024 में डिफेंस से रिलेटेड बोले, स्पेस से रिलेटेड बोले, या फिर बायोटेक्नोलॉजी, हमने कुछ मेडिसिन पे बेस्ड भी क्वेश्चंस किए। देन कुछ क्वेश्चंस जो थे हाँ स्पेस पे भी बेस्ड हमने किया, रेडियो कार्बन डेटिंग हो गया, या कुछ नई टेक्नोलॉजी जैसे ई इंक डिस्प्लेस हो गया। तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट मंथ। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। Thank you very much. Take care and keep working hard.